Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें बहुत सी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड किया। हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कुछ लास्ट लेक्चर्स में कि किस तरह सैम्पलिंग हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले जो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं आपने अंडरस्टैंड किया होगा, सैंपल्स के अंदर जब हम जनरेशंस करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक हो गया। अब इन दोनों टेक्निक्स में आपने इस चीज को भी अंडरस्टैंड किया कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग थी उसमें हम एक नंबर असाइन करते थे, number is assigned to each element कौन सा एलिमेंट? पॉपुलेशन का। यानी पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को हम एक नंबर असाइन करते थे और उस नंबर को हम प्रोबेबिलिटी कहते थे और वहां से फिर हम सैंपल्स की सिलेक्शन करते थे। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि विदाउट एनी नंबर वी select sample from population। यानी पॉपुलेशन से बगैर किसी नंबर के, बगैर किसी पर्टिकुलर असाइन नंबर से हम सैंपल्स को सेलेक्ट करते थे। अब इसमें लास्ट लेक्चर्स में हमने ये भी पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, जिसमें से एक था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हम सैंपल्स को जनरेट करते थे, जिसमें आपने फर्दर आगे पढ़ा था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जब हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। वो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। और हमने इन दोनों मेथड्स में सैंपल्स को ड्रॉ करने के हवाले से कुछ अंडरस्टैंडिंग की थी कि किस तरह हमारे पास टोटल सैंपल्स दोनों टेक्निक्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब ये सारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अलावा भी कुछ टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिक दो टेक्निक्स हैं आपके पास। जब भी हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं तो हमने पॉपुलेशन को या तो नंबर असाइन करना होता है या हमने नंबर असाइन नहीं करना होता। तो जब हम नंबर असाइन कर देते हैं और उसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, तो फिर हमारे पास एक टेक्निक थी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया। और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हमारे पास फर्दर सैंपल्स को ड्रॉ करने के दो क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन से क्राइटेरियाज? विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी जब हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन के एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद हम सैंपल के अंदर उसको वापस पुटअप करते हैं और फिर वहां से सिलेक्शन दोबारा करते हैं। इस तरह यह होता है कि एक नंबर को, एक सैंपल के एलिमेंट को सेलेक्ट करने के चांसेस दोबारा एग्जिस्ट कर जाते हैं। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि एक नंबर को सेलेक्ट करने के बाद वापस हम पॉपुलेशन में पुटअप नहीं करते। इस तरह उसके सेलेक्ट होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अलावा भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इन मेथड्स को दोबारा स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आपने याद रखना है कि आज हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या इसके अलावा जितने मेथड डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ही डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपके पास फर्ज कर लें पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, लाइक मैं आपको डिफरेंट एंगल से एक बता रहा हूं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को, जब हम ऑब्वियसली ये बात माइंड के अंदर है आपके कि ये हमने हर पर्टिकुलर एलिमेंट को कोई ना कोई नंबर असाइन किया हुआ है जिसको हमने प्रोबेबिलिटी कहा हुआ है। सो हम क्या कहते हैं कि जब हमने सैंपल सेलेक्ट करना है तो हम एक नंबर के डिसाइड करते हैं, यानी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर हमने एक प्रोसीजर के तहत चलना है, एक सिस्टम के तहत चलना है कि हमने एक नंबर डिसाइड करना है जिसको के कहते हैं। और अगर के की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है, ठीक है, और मेरे पास एक सैंपल के लिए फॉर एग्जांपल एक सैंपल में जो एलिमेंट्स की तादाद है, यानी जिसको हमने लास्ट टाइम सैंपल साइज कहा था, तो ये 3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि K3 का मतलब है कि एवरी थर्ड एलिमेंट, यानी फर्स्ट नंबर को आपने कंसिडर नहीं करना, एवरी थर्ड एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड। लाइक अब जरा यहां पॉपुलेशन को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 और ये नंबर 3। इसका मतलब है ये एलिमेंट सेलेक्ट होगा पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, यानी अगर आप इसके बाद देखें तो 1, 2 और ये भी थर्ड बन रहा है, फिर 1, 2 और ये 3, यानी एवरी थर्ड एलिमेंट। ये जो 3 का स्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ है वो कहां से हुआ, ये भी आपने खुद से डिसाइड किया है, दैट इज k = 3, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए ये थर्ड हो गया, फिर उसके बाद 1, 2, 3, इस तरह एक सिलसिला बन जाएगा। अब आपने कितने एलिमेंट्स चाहिए हमें एक सैंपल के अंदर, n = 3 का मतलब सैंपल साइज हमें 3 का चाहिए। सो मैं कौन कौन से लूंगा, मैं एक ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लूंगा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इस तरह मेरे पास ये एलिमेंट्स एज ए सैंपल एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब इस चीज को जरा समझना है आपने कि अगर फर्ज कर लें, मैं यहां पर, इसे गौर करना आपने मेरी बात पे, कि अगर फर्ज कर लें मैं यहां 3 की बजाय k को 4 कर दूं, तो k को 4 करने का मतलब यह है कि आपने एवरी फोर्थ एलिमेंट सेलेक्ट करना है। एवरी फोर्थ एलिमेंट को सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि पहला एलिमेंट जो सेलेक्ट होगा सैंपल के तौर पर 1, 2, 3 और ये फोर्थ, यानी ये मैं ब्लॉक बना रहा हूं फॉर k = 4। फिर उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, ये आपका एक एलिमेंट सेलेक्ट होगा, फिर 1, 2, 3, 4, फिर इत्तेफाक से ये वाला एलिमेंट आ रहा है। यानी ये जो ब्लैक ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ये एवरी फोर्थ एलिमेंट है। सो डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा नंबर आपने सेलेक्ट करना है, ये आपने खुद से करना है। यानी जब भी सिस्टमैटिक सैंपलिंग होगी तो सैंपल्स को ड्रॉ करने की जो टेक्निक है वो क्या होगी कि आप एक स्पेसिफिक नंबर डिसाइड करेंगे। उस नंबर का मतलब ये होगा कि आपने वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है या वो वाला एलिमेंट जो है वो एज ए सैंपल इकट्ठा कर लेना है, ठीक है जी। सो के की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सैंपल साइज जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो के है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरफ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि जो सैंपलिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। इसका आइडिया हो जाएगा आपको अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद कि अगर आपकी पॉपुलेशन नॉट होमोजीनियस हो, ये नॉट होमोजीनियस को हम हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं, यानी ये जो नॉट होमोजीनियस लिखा गया है, यानी हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि आपकी पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं है एक जगह पे, डिफरेंट है, बिखरे हुए हैं, उसको हम कहते हैं नॉट होमोजीनियस, ठीक है। यानी आप यूं समझ लीजिए एक
ब्लॉक है, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक जरा गौर से आपने देखना है इसको कि किस तरह एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, लाइक दैट। आपको 3 कलर्स नजर आ रहे होंगे। 3 कलर्स में देखें कि एक ब्लैक, रेड और ब्लू, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि कोई भी कलर जो है वो एक जैसा इकट्ठा आपको नजर नहीं आ रहा किसी जगह पर भी, ठीक है। सो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के हवाले से जब हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ट अप कर लेते हैं तो फिर हमने क्या करना है कि हमने डिवाइड करना है होमोजीनियस सब ग्रुप्स में। यानी ये जो सारी पॉपुलेशन है, आपने याद रखना है, जो ब्लू सर्कल है, ब्लैक सर्कल है और रेड सर्कल है, ये एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन है और कलर जो है वो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सब ग्रुप्स जो कि होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस का मतलब ये होगा एक जैसे कलर वाले इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। लाइक कैसे होगा, इसको मैं नीचे इसको बिल्टअप कर रहा हूं कि सेम आपकी पॉपुलेशन है, इसको आपने सब ग्रुप्स जो होमोजीनियस है उनको इकट्ठा कर देना है। लाइक ये ब्लू हो गया, रेड हो गया और उसके बाद ब्लैक हो गया। इस तरह क्या हुआ कि आपने ये ग्रुप्स बना दिए। गौर कीजिए कि आपने इसके डिफरेंट ग्रुप्स जनरेट कर दिए। ये एक ग्रुप हो गया, आप देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स ब्लू हैं, यानी उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। इसी तरह रेड है एंड देन ब्लैक है। सो ये है वो सेकंड लाइन कि डिवाइड द होमोजेनियस सब ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं स्ट्राटा, यानी ये कंप्लीट इसकी प्लूरल स्ट्राटा है, ठीक है जी। अब देन ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, ये इसका सिंगुलर है, यानी हर स्ट्रेटम में से, यानी हर ग्रुप में से आपने सैंपल्स को ड्रॉ करना है, सैंपल एलिमेंट्स को आपने विड्रॉ कर लेना। अच्छा जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह ड्रॉ करना है। देखिए फर्ज कर लें मेरे पास, मुझे सैंपल साइज 3 चाहिए, तो फिर क्या होगा, इजीली मैं हर एक में से, यानी एक ब्लू ले लूंगा, ठीक है, एक मैं रेड ले लूंगा और एक ब्लैक ले लूंगा। इस तरह मेरे पास हर पर्टिकुलर स्ट्रेटम में से एक एक एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और मैं अपना जो सैंपल है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लूंगा। और अब इस सैंपल के अंदर जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हर पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसकी नुमाइंदगी मौजूद है, उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर करें आप कि हम क्या कर रहे हैं कि नॉट होमोजीनियस ग्रुप है उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप्स में, और फिर क्या करते हैं, हर ग्रुप में से एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का एलिमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की मजीद जो बेनिफिट्स हैं उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स। हम अभी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को ही पढ़ रहे हैं। इसके बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन होमोजेनियस ग्रुप्स, यानी हमें यह अंदाजा हो जाता है कि किस तरह जो हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल हैं वो नॉन होमोजेनियस हैं और कौन से होमोजेनियस हैं। यानी हम स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से, ये जो प्रोसेस होता है कि जिसके तहत आप स्ट्राटास बनाते हैं, आप डिफरेंट सब ग्रुप्स बनाते हैं, होमोजेनियस सब ग्रुप्स बनाते हैं, उन सब ग्रुप्स को क्या होता है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, उनका पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर किया होता है कि हम सैंपल एस्टिमेट्स को इंप्रूव कर लेते हैं। अब देखिए अभी आपने पढ़ा कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर जब सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है तो हर एलिमेंट एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से आ रहा होता है, यानी पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स एक सैंपल के अंदर इकट्ठे हो रहे होते हैं,
तो देखिए जब हर करेक्टरिस्टिक इकट्ठा हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपके सैंपल एस्टिमेट्स जो है वो इंप्रूव कर जाएंगे। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग हमें प्रोवाइड करती है एडिकेट सैंपल। एडिकेट सैंपल का मतलब एक ऐसा सैंपल जो कि बहुत एक ऐसे लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है कि जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन की। सो पॉपुलेशन की ट्रू रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने की वजह से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग या जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सैंपल्स को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सैंपलिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि आपके पास पहले से पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइडेड है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि आप यूं समझ लीजिए कि आपकी एक पॉपुलेशन 4 ग्रुप्स में डिवाइड है। ठीक है, गौर करना है आपने इसकी मेकिंग के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आपने गौर करना है कि किस तरह हमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में आइडिया होगा। अब जरा गौर कीजिए, आपको 4 ग्रुप्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं, हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है, लेकिन ये ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जरा गौर करना आपने कि क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन नॉन होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइडेड है। उन्हीं नॉन होमोजीनियस ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। यानी आप यूं समझ लीजिए कि ये एक क्लस्टर है, ये भी एक क्लस्टर है, ये भी एक क्लस्टर है, ये भी एक क्लस्टर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने, आप जरा माइंड के अंदर रखिएगा कि मैंने 4 यानी n इज इक्वल टू 4 सैंपल सेलेक्ट करना है जिसमें 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं बजाय इसके कि हर एक में से एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करूं, मैं ये वाला क्लस्टर सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हेट्रोजीनियस यानी सारे जो है एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से जिसमें 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्लस्टर पूरा का पूरा चूज कर लूंगा एज ए सैंपल। फॉर एग्जांपल ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब ये क्लस्टर सैंपलिंग जो है वो रियल लाइफ में कहां अप्लाई होती है, आमतौर पर जो आपका कल्टीवेशन लैंड है उसको हम, यानी जो आप क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करते हैं अपने कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज कल्टीफिकेशन करती हैं, वो सारी की सारी जो है वो क्लस्टर सैंपलिंग के थ्रू होती है। हम जमीन को, यानी वो जो एरिया है उसको, लैंड को हम डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं और फिर वहां से हम सेलेक्ट करते हैं कि किस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर हमने कौन सी क्रॉप को कल्टीवेट करना है। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स। एरर क्या चीज है, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज एस्टिमेटेड वैल्यू एंड व्हाट इज ट्रू वैल्यू। याद रखिए कि जो सैंपल आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी सैंपल आप सेलेक्ट करते हैं वहां से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसको हम सैंपल वैल्यू भी कह सकते हैं। यानी पॉपुलेशन वैल्यू, बहुत से पॉपुलेशन के एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में से जो सैंपल आप सेलेक्ट करते हो उस सैंपल का जो रिजल्ट है दैट इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। रियल लाइफ में आपको अंदाजा है कि जब हम सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सैंपल से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम कभी भी एक्यूरेसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है और एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब भी हो सकती है और ट्रू वैल्यू भी हो सकती है,
क्योंकि बाज़ औक़ात सैंपल ऐसा सेलेक्ट हो जाता है जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो अब ट्रू वैल्यू क्या है? आपकी ओरिजिनल वैल्यू, और जो कैलकुलेट होती है फ्रॉम पॉपुलेशन एलिमेंट्स, यानी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स से जो आप कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू। अब इसी वजह से ये ट्रू वैल्यू जो है, इसका दूसरा नाम हम पैरामीटर भी रखते हैं, यानी, और ये जो सैंपल वैल्यू है इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक, ये इससे पहले आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। Any numerical value which is calculated from the sample, it is called statistic, and any numerical value which is calculated from the population, it is called parameter. So उसी पैरामीटर को अब टेक्निकली हम क्या कह रहे हैं? ट्रू वैल्यू। और जो स्टैटिस्टिक है इसी को हम टेक्निकली कह रहे हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, यानी सैंपल से जो वैल्यू आ रही है उसको एस्टिमेटेड वैल्यू, और जो पॉपुलेशन से वैल्यू आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू। अब इसी एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट, यानी जब हम पॉपुलेशन का आंसर कैलकुलेट करते हैं तो वो टी से डिनोट करते हैं, और जो स्टैटिस्टिक है उसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब एरर के हमारे पास दो बेसिक फेजेस हैं या टाइप्स हैं, आप कह सकते हो। सैंपलिंग एरर एक है और दूसरा है नॉन सैंपलिंग एरर। ठीक है, ये दो डिफरेंट काइंड के एरर्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास जब भी हम सैंपलिंग कंडक्ट करते हैं। सैंपलिंग एरर क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन वैल्यू है उसका और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, इन दोनों की जो आंसर की एग्जिस्टेंस आपको नजर आ रही है डिफरेंस की सूरत में, दैट डिफरेंस इज सैंपलिंग एरर। यानी आप यूं कह सकते हो कि एक्चुअली जो एरर की डेफिनेशन है वही आपकी जो है वो सैंपलिंग एरर की भी डेफिनेशन है। यानी हम ई को, जो एरर है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? टी माइनस थीटा। ठीक हो गया? और ये जो एरर है सैंपलिंग एरर, ठीक है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर दें, यानी सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको अगर आप इंक्रीज कर लें तो फिर क्या होगा? आपका सैंपलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह आप अगर डिजाइन को इंप्रूव कर दें, डिजाइन, सैंपलिंग डिजाइन आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि डिजाइन क्या चीज है, हम उस पर आप डिस्कस नहीं कर रहे, आप सिर्फ माइंड के अंदर लाएं कि डिजाइन क्या चीज थी। अगर हम अपने डिजाइन को भी इंप्रूव कर लें, सैंपलिंग डिजाइन अगर इंप्रूव हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होता है कि सैंपलिंग एरर भी रिड्यूस हो जाता है। सो इसकी रिडक्शन के लिए, सैंपलिंग एरर की रिडक्शन हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्रोड्यूस करती है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑफ द सैंपल साइज एंड इंप्रूविंग द डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर क्या है? जब हमारे पास रियल लाइफ में हम रॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस सिलेक्शन के नतीजे में हमारे पास जो कैलकुलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, जो एरर्स प्रोड्यूस होते हैं, उस एरर को हम क्या कहते हैं? नॉन सैंपलिंग एरर। इसके अलावा बाय रिस्पॉन्स ऑफ बाइस, यानी बाइस का क्या मतलब है? एक जानिबदारी, आप यूं कह सकते हो। देखिए रियल लाइफ में हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन के कैसे कलेक्ट हो रही है? वो वन बाय वन इंडिविजुअल से हो रही है। अगर इंडिविजुअल सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नॉन सैंपलिंग एरर की सूरत में होगा, क्योंकि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। इसी वजह से हम रियल लाइफ में ये कहते हैं कि सैंपलिंग एरर की बजाय जो नॉन सैंपलिंग एरर है वो ज्यादा डेंजरस होता है। उसकी रीजन जो है वो यही वाली है कि अगर आपने पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ही गलत सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके जितना भी प्रोसीजर होगा, चाहे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाए, चाहे आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करें, कोई भी सैम्पलिंग आप टेक्निक अप्लाई कर लें, आगे अगर एक भी आपने एरर प्रोड्यूस नहीं होने दिया तो तब भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी बेस ही गलत है। तो जब बेस गलत हो गई, यानी आपने पॉपुलेशन को गलत कंसिडर कर लिया, यानी ऐसी पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली जो कि आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इंटरेस्ट के अगेंस्ट होने की वजह से क्या होगा कि आपका आगे आने वाला जितना भी रिजल्ट है वो सारा का सारा रॉन्ग होगा। इसी तरह अगर आपके पास जो इंडिविजुअल आपको गलत आंसर प्रोवाइड कर रहा है, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि आप सर्वे कर रहे हैं, किसी जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर जाकर आप हाउस होल्ड से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि जी ठीक है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो सही बता देता है 5 फॉर एग्जाम्पल,
लेकिन गर्ल्स और बॉयज की जो तादाद है वो गलत बता दे, यानी एक्चुअली उसके पास 3 गर्ल्स थी 2 बॉयज थे, लेकिन वो उलट बता दे और वो कह दे कि जी मेरे पास 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, तो देखें क्या होगा, ये जो रिस्पांस आ रहा है ये रिस्पांस टोटली आगे तक इंफॉर्मेशन को गलत पुटअप करता जाएगा, चाहे आगे हम फॉर्मूला सही लगा रहे हैं, सही टेक्निक्स के तौर पर आगे चल रहे हैं, फिर भी हमारा आंसर गलत आ रहा है और वो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी को नॉन सैंपलिंग एरर कहा जाता है। और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी भी इंडिविजुअल को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। हाँ, सैंपलिंग एरर कंट्रोल हो सकता है, उसकी वजह यह है कि हमारे अपने हाथ में है कि हम डिजाइन को इंप्रूव कर लें, हमारे अपने हाथ में है कि हम सैंपल साइज को इंप्रूव कर लें। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी टर्म्स को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायस। बायस क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा। अब टी को आप पढ़ चुके हुए, दिस इज सैंपल स्टैटिस्टिक, यानी जो सैंपल स्टैटिस्टिक है, जो सैंपल का फॉर्मूला है, उसके थ्रू जब आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं पैरामीटर वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से, सो दैट डिफरेंस इज नोन एज बायस। ठीक है, अब बायस जो है वो क्या होता है? इट्स अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर। एरर का सिस्टमैटिक कंपोनेंट का मतलब यह है कि हर पर्टिकुलर सैंपल जो आप किसी पर्टिकुलर डिजाइन या सैंपलिंग टेक्निक से सेलेक्ट करते हैं, जो सैंपल आप सेलेक्ट करेंगे हर सैंपल के लिए बायस अलग अलग एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं, उसी एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस जो है वो बायस कहलाता है। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इज अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर। इसके अलावा इट इज क्यूमुलेटिव, ये आमतौर पर क्यूमुलेटिव होता है, यानी हम इसको इकट्ठा करके कंसिडर करते हैं, यानी जितने भी सैंपल्स आते हैं उनका अलग अलग बायस कंसिडर करने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन ली जाती है और उस एक्सपेक्टेशन के बाद हम उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। यानी ये एक वैल्यू है और वहां से आप उसका डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये वो एक वैल्यू, वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली बहुत सी वैल्यूज होंगी और उसकी एक्सपेक्टेशंस निकाली जाएंगी, इसी वजह से फिर इसको कहा जाता है इट इज क्यूमुलेटिव। एंड दैट इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द सैंपल साइज। जितना सैंपल साइज बढ़ता चला जाएगा, यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर एक सैंपल में एलिमेंट्स की तादाद 3 है, एक सैंपल में एलिमेंट्स की तादाद फॉर एग्जांपल 5 है, तो 5 के पास बायस की बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, 3 के पास बढ़ने के चांसेस कम होंगे। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता चला जाएगा, बायस की जो अमाउंट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके पास 3 MCQs हैं जो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू। याद रखिए कि आप लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही आसानी के साथ अवॉइड कर देते हैं कि ये बहुत आसान है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डेप्थ है। जरा गौर कीजिए कि सैंपल रिजल्ट और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है, देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक है अमाउंट ऑफ डिफरेंस और एक है डिफरेंस। जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा, यानी डिफरेंस जितना बड़ा प्रोड्यूस होगा, तो हम ये कहते हैं कि एक्यूरेसी उतनी ज्यादा कम होगी। तो गौर करें, यानी अगर आपकी जो सैंपल का रिजल्ट है, आपकी जो सैंपल वैल्यू है उसका आंसर और जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसका आंसर बढ़ता चला जाए उसका डिफरेंस, तो फिर वो एक्यूरेसी से दूर हटता चला जाएगा। ठीक है, और इसको हम किस तरह एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, एक्यूरेसी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके 2 बेसिक पॉइंट्स हैं आपके पास। एक है एलिमिनेशन ऑफ टेक्निकल एरर्स। टेक्निकल एरर से मुराद यह है कि आपकी जो सिलेक्शन है, साइज कितना होगा, ठीक है, आपका डिजाइन कौन सा है, आपका सैम्पलिंग फ्रेम कौन सा होगा, ये सारी टेक्निकलिटीज हैं। ठीक है, आप कौन सा जो है वो डिजाइन चूज करते हैं, इसको ये आपकी एक्यूरेसी को कंट्रोल करने में या उसको इंक्रीज करने में बहुत आपकी हेल्प करता है। इसी तरह सैंपल साइज को इंक्रीज करने से भी आपका जो है वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। सैंपल साइज इंक्रीज करने से होगा क्या? गौर करें कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो फॉर एग्जांपल 1000 एलिमेंट्स की है, आपने सैंपल लिया 100 का, तो आपके पास देखिए 1/10 आपने सेलेक्ट किया। अगर आप 100 की बजाय 200 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाएंगे। सो अगर ट्रू रिप्रेजेंटेशन बढ़ती चली जाए तो ऑब्वियसली आपकी जो ये ट्रू वैल्यू है वो भी
और इसका जो सैंपल डिफरेंस है सैंपल रिजल्ट का वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि वही सैंपल वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब तर होती चली जाएगी। और जब डिफरेंस रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। द लास्ट वन इज प्रिसिजन। प्रिसिजन इज हाउ क्लोजली वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम अ सैंपल। अब इस सेंटेंस से आपने याद रखना है कि कितना ज्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज रिजल्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज प्रिसिजन। सो प्रिसिजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस है, थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है कि प्रिसिजन का मतलब है एक वैल्यू जो आपकी सैंपल रिजल्ट की वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा करीब जा रही है। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि अगर मेरी सैंपल की वैल्यू यानी यूं समझ लीजिए टी की वैल्यू आपके पास निकली है 3 और जो ट्रू वैल्यू है वो आपके पास है फॉर एग्जांपल 4.5। अब इसी तरह किसी और सैंपल के लिए ट्रू वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4 और ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन की वैल्यू है वो 4.5, वो तो वही रहेगी। अब यहां गौर से देखिए कि सैंपल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस कितना है, यहां 0.5 का है, यहां पर 1.5 का है। सो ये आपके पास ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट है। ठीक है, जैसे जैसे आपने ये सेंटेंस याद रखना है कि जैसे जैसे प्रिसिजन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप एक्यूरेसी की तरफ मूव करते चले जाते हैं। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से यहां पर समझ आ गया होगा। इन टेक्निकल टर्म्स को अच्छे तरीके से वाइंड अप करें। नेक्स्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है और इन थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे तरीके से वाइंड अप कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।